तो राजीव, पहले मैं आपके पास ही आ रही हूं क्योंकि आप अक्सर यही कहते हैं कोई भी चुनाव हो, हर चुनाव धर्म और जाति इसी के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद लगातार अब सियासत इस पर तेज हो रही है। अब संघ का भी समर्थन इस बयान को मिल गया है, यानी इस बार चाहे बात महाराष्ट्र की हो, यूपी हो, झारखंड हो, बटेंगे तो कटेंगे, धर्म वर्सेस जाति आमने सामने। बिल्कुल पूजा, ये तो मैं शुरू से कहता रहा हूँ और आज़ादी के बाद से लेके अब तक, और ख़ास करके 1989 के बाद जब से मंडल कमीशन का गठन हुआ और उसके आयोग की सिफारिशें लागू हुई, आप पूरा घटनाक्रम देख लीजिए। जैसे ही मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई उसके बाद राम रथ यात्रा लेकर के आडवाणी जी निकले और उसके बाद से पूरे देश की राजनीति दो ध्रुवों पर टिकी हुई है, धर्म और जाति। जब धर्म की बात आती है, आरएसएस की बात आती है, बटेंगे कटेंगे बयान की आती है, तो हिंदुत्व की बात आती है। आरएसएस हिंदुत्व है और हिंदुत्व की विचारधारा को वो लेके 1925 से लेके आज तक शताब्दी होने जा रही है। उसने बात को ये छुपाया भी नहीं, उसका एजेंडा जग जाहिर है और उसने हिंदुत्व की बात, हिंदू राष्ट्र की बात या हिंदू एकता की बात पर जोर शुरू से लेके आज तक दिया है। और ये अगर आप जब हिंदू धर्म की बात करते हैं तो एक तबका है जो शुरू से लेके पीछे आप कितने सालों से आप देख लीजिए, ज्योतिबा फुले से देखिए, सावित्रीबाई फुले से देखिए, अंबेडकर से देखिए, पूना पैक्ट देखिए, बाद में मंडल आयोग के बाद तो और भी ये इसमें जो गैर बराबरी हिंदुओं में है उससे जाति के आधार पर हिंदुओं में जो काम बांटने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा था, वो हिंदू एकता के लिए एक बाधक के तौर पर देखा गया। और आज भी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है और अंबेडकर जैसे लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया हिंदू धर्म को छोड़कर। आज भी अगर आप दलित बस्तियों में जाएं तो आपको या तो अंबेडकर दिखाई देते हैं या भगवान बुद्ध दिखाई देते हैं। कितने मंदिरों में और कितनी जगहों पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में आप देश के एससीज को जाते हुए देखते हैं या उनका आना जाना या उस तरह से लगाव देखते हैं। मैं बहुत सारी जगहों पर जाता हूँ, मैं बहुत सारे त्योहारों पर जाता हूँ। रविदास की जयंती को, अंबेडकर की जयंती को वो जिस तरीके से मनाते हैं, वह अंबेडकर की जयंती को जिस तरीके से मनाते हैं, शायद हिंदू देवी देवताओं के त्योहारों को उस तरह नहीं बनाते। तो ये गैर बराबरी का हिंदुओं में जो बात आई उसने जातिवाद को जन्म दिया और समय के साथ साथ जैसे जैसे राजनीति आगे बढ़ती गई, जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई। और वही बात है जो मैं हमेशा कहता हूँ, एक 85-15 की बात है। 85-15 एक तरफ तो हिंदू और मुसलमान हो गए, 85-15 एक तरफ अगड़े दलित और अगड़े हो गए और 85 में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक हो गए। तो यही 85-15 की लड़ाई जो पिछले 40 साल से देश में चल रही है और उसको किस तरह वोटों को एकजुट किया जाए, किस तरह के नारे दिए जाएं, किस तरह की बातें की जाएं और किस तरह का डर अपने वोट बैंक में समाया जाए। देखिए कहते हैं ना कि एक जो डर का क्वोशेंट होता है, भय का, वो सबसे ज़्यादा आदमी को एकजुट करता है। तो इसी तरह जाति की राजनीति करने वाले जाति के आधार पर अपने वोट बैंक में एक भय, एक डर का वातावरण का निर्माण करते हैं और इसी तरह धर्म की राजनीति करने वाले एक डर और भय का निर्माण करते हैं जिससे उनका वोट बैंक एकजुट हो और उनको सियासी सफलता मिले। यही होता चला आ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की एक बात मुझे हमेशा से अच्छी लगती है, जब वो कहते हैं कि जब धर्म की राजनीति को बहुत चलाया जाएगा तब जाति की राजनीति उसे परास्त करेगी और जब जाति की राजनीति बहुत चलाई जाएगी तो धर्म की राजनीति उसे परास्त करेगी और ये दोनों देश और समाज के लिए बहुत घातक है। लेकिन इस वक्त का जो दौर चल रहा है वो इसी तरह का है और इसी तरह के धार्मिक ध्रुवीकरण या जातीय ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। देखिए आपने अभी जो बयान दिखाए हैं, आप उसी बयानों के आधार पर ही देख सकती है। बटेंगे कटेंगे पर संजय राउत का बयान जब आ रहा है तो वो किन लोगों की बात कर रहे हैं? वो ज्योतिबा फुले की बात कर रहे हैं, वो अंबेडकर की बात कर रहे हैं, वो छत्रपति शिवाजी की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब जैसे महाराष्ट्र के चुनाव में जो मनोज जरांगे पाटिल हैं, जो मराठा आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव आया है तो अब वो मराठा, दलित और मुस्लिम की बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग तरीकों से वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिशें ताकतें करती रहती हैं। मथुरा में जो आरएसएस का कार्यक्रम हुआ है और उन्होंने जो योगी आदित्यनाथ के बयान को, ये तो मानना पड़ेगा कि बटेंगे, अभी मैं मुंबई में हूँ
मुंबई में भी बटेंगे कटेंगे के पोस्टर और बैनर लगे हुए जगह जगह आपको दिखाई देंगे। और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे ज़्यादा किसी स्टार प्रचारक की मांग है तो योगी आदित्यनाथ की है। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सीमाओं से अपने पैर बाहर निकालना चाहते हैं, बहुत हद तक उनके निकल भी गए हैं। और इस तरह के बयानों से जो चुनाव है, अगर आप देखें तो चुनाव के जो मुद्दे हैं, मूल बात यह है कि जनता की जागरूकता पर बहुत कुछ नेताओं की बात और मुद्दे तय होते हैं। तो अभी जो जिस तरह का माहौल देश में है और महाराष्ट्र के, और जब जब चुनाव आते हैं तब तब कुछ तनाव की बात होती है, तब तब ध्रुवीकरण की कोशिशें की जाती हैं। मुझे लगता है ये भी उसी दिशा में प्रयास है। महाराष्ट्र का चुनाव जिस तरीके से जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात क्या हुई कि ये जो सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म की राजनीति है, ये जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति के मुद्दे हैं, वो महाराष्ट्र में सब गड्ढ-मड्ढ हो गए। महाराष्ट्र में अगर किसी आदमी ने हिंदू हृदय सम्राट का खिताब पाया, जिसने हिंदुओं की एकता के लिए आक्रामक तरीके से काम किया और चेतना, मराठी चेतना और हिंदुत्व को जोड़ा, उस आदमी का नाम है बाला साहब ठाकरे और उस पार्टी का नाम है शिवसेना। और वो आज शिवसेना दो टुकड़ों में विभक्त है, एक तो बीजेपी के साथ है और दूसरी जो मूल जो बाला साहब की फैमिली की शिवसेना है, वो तथाकथित उस समय कहे जाने वाले जिनको वो सेक्युलरिज्म की बात कहते थे तो और कम्युनलिज्म की, वो एक तराजू में तीनों बैठे हुए हैं, सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म वाले। यही शरद पवार जो सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म की राजनीति करते थे। तो ये तीनों एक तरफ बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात जहाँ कही जाती थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसी बिना पर महाराष्ट्र में जिस शिवसेना का हाथ पकड़ करके एक छोटे भाई के तौर पर उसने महाराष्ट्र की राजनीति में एंट्री ली, आज वो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है। और उसने, आप देखिए, भ्रष्टाचार के जो नायक जिनको बनाया था या जो भ्रष्टाचार के जो प्रतीक जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता यहाँ थे, वो आए दिन एमपी थे, अब उनका पता नहीं है, वो आए दिन एनसीपी के नेताओं के भ्रष्टाचार की कहानियां निकालते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बार 70,000 करोड़ की बात की, उसी में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश में कहा कि आप भ्रष्टाचार के और मामले निकालिए, इनके और काले कारनामों को उजागर कीजिए। और कार्यकर्ता उसमें लग गए और जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले निकल रहे थे वो सब एनडीए में आ गए और इस बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा उनके मंच पर और बैनर पर लगेगा। तो ये महाराष्ट्र में ये सब गड्ढ-मड्ढ हो गया। क्या कम्युनलिज्म, क्या सेक्युलरिज्म, क्या भ्रष्टाचार, क्या परिवारवाद, वो सब महाराष्ट्र की जनता के समझ नहीं आ रहा है कि कौन किस पाले में, कौन किस पाले में। और सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव होने के बाद कौन किस पाले में जाएगा, कौन किस पाले में जाएगा, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही तरफ इशारा किया है कि बागी जो है और वो जिस तरह से उठ रहे हैं वो मैं यहाँ विनोद से समझने की कोशिश करूंगी। लेकिन आपने जिस तरह से यहाँ जिक्र किया कि जब जब धर्म की बात ज्यादा होगी तो जाति उभरेगी, जब जब जाति की बात ज्यादा होगी तो धर्म पर बात होती नजर आएगी। जो ध्रुवीकरण यहाँ पर होता नजर आता है राजीव, और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव एक बड़ी धुरी साबित हुआ है इसकी। इसी वजह से आज एक बार फिर हमें जब जाति, जनगणना, आरक्षण, संविधान, जब इसकी ज्यादा बात हो रही है तो वापस अपने उसी एजेंडे पर, क्योंकि बीजेपी तो सर्वधर्म, सर्व समाज की बात करती आई थी ना, पिछले 10 साल में हमने यही देखा। बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है पूजा, बात मैंने कहा ये चुनाव है और चुनाव में आप अपने वोटों का ध्रुवीकरण या अपने वोटों को कितना ज़्यादा कंसोलिडेट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इस पर काम करती हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और यूपी में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। वैसे ये मैं मानता हूँ कि उपचुनाव सरकारी चुनाव है, सरकार का शासन प्रशासन का तंत्र। अब आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार और पूरी मशीनरी 9 विधानसभा पर केंद्रित रहेगी, तो वो चुनाव तो सरकार का माना जाता है। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर नज़र बहुत ज़्यादा क्यों लगी है?
उसकी एक वजह है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अभी 5 महीने पहले जो चुनाव लड़े गए, उन दोनों में एनडीए को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। उसे महाराष्ट्र में 31 सीटों पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जीती और उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते भी उसने लोकसभा की सीटें हासिल कर ली, जबकि चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के। तो इन दो स्टेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस देश की पॉलिटिक्स में भी है। आरएसएस का मुख्यालय यही नागपुर में है और महाराष्ट्र में दुनिया के देश के हर प्रदेश में, ज़्यादातर प्रदेशों में बीजेपी की सरकार आ गई अकेले दम पर। महाराष्ट्र में अभी तक नहीं आई, उसे जब भी सरकार बनी शिवसेना के तो एक कोशिश उनकी महाराष्ट्र में अपने को स्थापित करने की है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव बीजेपी और आरएसएस की दृष्टि से बाई इलेक्शन उधर और महाराष्ट्र के इलेक्शन, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत तगड़ा झटका जातीय समीकरण के हिसाब से लगा है, इसीलिए ये नारा बटेंगे तो कटेंगे इस चुनाव से पहले आया है। तो राजीव, आगे आपका आकलन, क्योंकि लगातार आप माहौल बता रहे हैं महाराष्ट्र का, यूपी का भी आप इस बीच माहौल बताते रहे हैं, तो इस बार क्या वाकई जाति पर धर्म भारी पड़ती नजर आ रही है? और हरियाणा उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है, वहां पर वो कार्ड चला, वहां पर भी योगी आदित्यनाथ का ये बयान वहां पर भी खूब मुद्दा बना था। देखिए, हरियाणा में मैंने पहले भी कहा था कि हरियाणा की जनसंख्या के हिसाब से आप देखेंगी तो 7% वहाँ मुसलमान हैं और वो भी एक पॉकेट में है, मेवात में। इसलिए हिंदू मुसलमान का मामला वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं चलता है। अब देखिए, नतीजों के आने के बाद समीक्षा करना और रिजल्ट आ जाता है ना, तो बच्चा ये कहता है कि मेरा एक थोड़ा गड़बड़ हो गया, उस दिन एग्ज़ाम के दिन कंसंट्रेशन नहीं था, नहीं तो मेरा इतना परसेंट आ जाता, नहीं तो मैं पास हो जाता, नहीं तो और आगे। एग्ज़ाम हो जाने के बाद, नतीजे आने के बाद उसकी समीक्षा करना बहुत आसान है। लेकिन जिस वक्त चुनाव चल रहे थे उस समय भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी ज़मीन पर आगे दिखाई दे रही थी, लेकिन चुनाव होते होते देखिए बीजेपी से चुनाव लड़ना इतना आसान काम आज की तारीख में नहीं है। उनका संसाधन, उनका संगठन, उसका मैनेजमेंट, उसका माइक्रो मैनेजमेंट, पोलिंग के दिन का उनका सुबह 6-7 बजे से लेकर रात के शाम के 6 बजे तक उनका जो चुनाव लड़ने का तरीका है, संगठन है, वो बहुत मजबूत है। तो ये बात कांग्रेस पार्टी पर नहीं। दूसरी बात, जो बाकी जातीय समीकरण, आप इसे इस तरह से भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुत्व की बात करके घर बैठ जाए और वो उसे ये लगे कि हिंदू वोटों का तो ध्रुवीकरण हो गया और हम चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने हर जगह जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। आप समझिए, जब वो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के पास तो पूर्ण बहुमत था, उन्हें अजीत पवार को लाने की और उनको डिप्टी सीएम और इतने सारे मंत्री बनाने की क्या जरूरत थी? उन्हें जातीय समीकरण को साधने का, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्होंने इस बात से कोई परहेज नहीं किया कि लगातार उनकी 7 साल से सरकार है और वो अपने मूल कैडर के या अपने पार्टी के मूल लोगों को टिकट दें। उन्हें चुनाव जीतना है, इसलिए बीएसपी के नेता को टिकट दिया। उन्हें चुनाव जीतना है, इसलिए दूसरी पार्टी 2-2 बीएसपी के उम्मीदवारों को दिया और अखिलेश यादव ने भी दूसरी पार्टियों को दिया। चुनाव जीतने के लिए ये सारी चीज़ें पीछे चली जाती हैं, ये आदर्श, ये चाल चरित्र, चेहरा, ये सब पीछे चला जाता है। तो जातीय समीकरण को साधने में भी भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। अगर हरियाणा की आपने बात की, अहिरवाल में आप देख लीजिए, करीब करीब क्लीन स्वीप किया भारतीय जनता पार्टी ने। वही यादव वोट बैंक जो बिहार और उत्तर प्रदेश में जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, वही यादव वोट बैंक उसके साथ पूरा हरियाणा में कंसोलिडेट रहा, पंजाबी वोटों में, और जितने भी जातीय समीकरण से वहाँ पर काम हो सकता था उन्होंने किया है। महाराष्ट्र में भी उनके टिकटों के बंटवारों को आप देखिए, किस तरह से उन्होंने मराठाओं को दिया, किस तरह से ओबीसीज को दिया। तो ये बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग साथ साथ चलती है और वो साथ साथ हिंदुत्व का जातीय समीकरण, हिंदुत्व के लिफाफे में जातीय समीकरण का पर्चा रखे रहते हैं और उस हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, ठीक है।